चलिए, अब चलते हैं हम लोग पाचन तंत्र, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इस पे भी पढ़ेंगे और चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो बताइए, पाचन जो है किसके सहायक में होता है? स्टार्च में होता है। याद रखेंगे, तो लार किसके पाचन में सहायक होता है या होती है? तो स्टार्च में होती है। सवाल डायरेक्ट। अगर आपसे पूछे कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम जो है किस अंग द्वारा स्रावित होती है? तो अग्नाशय द्वारा होती है। अग्नाशय को ही पैनक्रियाज बोलते हैं। तो पैनक्रियाज हो सकता है दे दिए ऑप्शन में, नहीं तो अग्नाशय दे दे। तो हमको दोनों याद रखना है। जहाँ पे दोनों याद करने की आवश्यकता होगी वहाँ पे करेंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ जाते हैं। समझ गए? समझ गए ना? समझ गए होंगे। तो वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है, किस अंग द्वारा स्रावित होगा, किस अंग द्वारा निकलेगा, किस अंग द्वारा मदद होगी? तो अग्नाशय द्वारा होगा, पैनक्रियाज द्वारा होगा। स्रावित होना वही होता है ना, किसी के सपोर्ट से निकलना, मदद करना, है ना? लाइपेज द्वारा जो है वसा के जलीय अपघटन, जो जलीय लिक्विड टाइप का जो जल जैसा होता है, जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल प्राप्त होता है। और गिल्स रॉल पता होता है, मतलब गिल्स रॉल बोलिए या गिल सरॉल बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद करने से मतलब है। तो गिल्स रॉल बता देना है। क्या बताना है? गिल्स रॉल। तो वसीय अम्ल और गिल्स रॉल से होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होगा? वसीय अम्ल प्राप्त होगा। और चाहे अगर मान लीजिए वसीय अम्ल नहीं बोले तो गिल्सरॉल प्राप्त होगा। गिल्सरॉल बोल दीजिए। कौन सा पाचक हार्मोन्स है जो कि छोटी आंत में, मतलब छोटी आंत से स्रावित होती है? मतलब छोटी आंत से स्रावित होती है, छोटी आंत से निकलती है। कौन सा ऐसा जो है पाचक हार्मोन्स है जो कि छोटी आंत, बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत में, याद रखिएगा। तो वो है हमारा सिक्रेटिन। क्रेटिन। क्या बोलते हैं? सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्त का संचयन कहाँ होगा? पित्ताशय में ही होगा ना। अगर पित्त का स्रवण अगर बोलिए, संचय मतलब स्रावित कहिए या एक्टिव है, तो पित्ताशय के है ना, और पित्ताशय को ही गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जिसे हम घुमा के इसको तोड़-मरोड़ के हम लोग बोलते हैं गोल ब्लैडर में। इसलिए गोल ब्लैडर में पत्थरी भी ज़्यादा सुने होंगे, है ना? तो गोल ब्लैडर में पित्ताशय में होती है, याद रखिएगा। तो पित्त कहाँ से होगा? पित्ताशय से ही होगा ना, निकलेगा। अगर मैं बात करूँ पित्त का निर्माण जो है, पित्त को ही विल भी बोलते हैं। तो पित्त का निर्माण जो है लिवर मतलब यकृत में होता है। तो आपसे पूछेगा पित्त का निर्माण जो है कहाँ होगा जी? तो हम बताएँगे यकृत लिवर में होता है। अगर पूछे यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। तो याद रखना है कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लिवर में होता है, ये हम जान गए। तो ये भी जान लीजिए कि यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है, ये भी बात याद रख लीजिए, है ना? याद रखेंगे। अगर मैं बात करूँ और किस अंग में जो है प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में होता है। किसमें होता है? आंत में होता है। तो प्रोटीन्स का पाचन अगर पूछे, डाइजेस्ट जो होता है कहाँ होगा? आंत में होगा। अब आंत में बताइए कि छोटी आंत की बड़ी आंत सबसे ज़्यादा कहाँ कौन-सा काम करता है? छोटी आंत ना? तो समझिए छोटी आंत, ऐसे बोलिएगा। अगर मान लीजिए अमाशय की भित्ति से कौन-सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अमाशय जो हमारा होता है, जैसे हमारा अग्नाशय होता है उसी तरह एक अलग अमाशय, अमाशय किसे बोलते हैं बताइए? अमाशय को क्या बोला जाता है? तो अमाशय की भित्ति से कौन-सा हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है? तो हम बोलेंगे गैस्ट्रिन निकलता है। क्या निकलता है? गैस्ट्रिन। अब अमाशय है, पेट है, स्टमक है, तो उससे क्या निकलेगा? गैस ही निकलेगा ना, तो गैस्ट्रिन बता दीजिए, ऐसे याद रखिएगा। है ना? चलिए, याद करवाने के लिए ये सब थोड़ा फन करता हूँ। लार की बात हो रही है, हमारे लार जो मुँह में होते हैं, जिससे हम खाना पचाने में आसानी होती है, स्टार्च, है ना? नवीन अकेडमी पे देख रहे हैं तो सुनते रहिए। लार का जो हमारा स्टार्च की बात करते हैं, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है, मतलब एक्टिव होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम से होगा। अ, लार जो है हमारा, लार का जो टाइलिन एंजाइम होता है, उसमें हल्के अम्लीय माध्यम से क्रियाशील होगा, एक्टिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे याद रखिएगा। अमाशय की बात करते हैं, अमाशय मतलब पेट, पेट कौन-सा हमारा जो है हार्मोन्स होता है बताइए पेट में? तो हमारा गैस्ट्रिन होता है, गैस निकलता है पेट से तो गैस्ट्रिन बोल दीजिए हार्मोन्स। और यही सवाल फिर से पूछा है अलग ढंग से कि अमाशय की दीवार का जो है पेशीय संकुचन, जिसे मस्कुलर कंट्रक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलिए, क्या कहलाता है? संकुचन जो होता है क्या कहलाएगा? पेशीय जो हमारा पेशीय मस्कुलर जो होते हैं, पेशी जो होते हैं, उसका संकुचन होता है, क्या कहलाएगा? स्टमक की दीवार का जो है, हमारे पेट का दीवार है ना जी, हाँ, तो उसे क्रमांकुंचन बोलते हैं, क्रमांकुंचन बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? क्रमांक कुंचन बोलेंगे। अब क्रमांक कुंचन क्या है? यही तो समझ में नहीं आ रहा हमको। क्रमांक कुंचन का मतलब होता है कि एक तरह से जो भोजन हम लोग खाते हैं या अन्न लेते हैं, अन्न को जो है आंतों तक आगे ढकेलने का काम करता है, उसी को क्रमांक कुंचन कहते हैं। बस इतना जानना चाहिए। इस प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से ये काम करता है, तो क्रमांक कुंचन करती है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत में ही ना पाया जाएगा। सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एक रस होता है, तो जिसे हम पित्त रस बोलते हैं, जो कि पित्ताशय से स्रावित होता है, और उसी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसको दौड़ धूप के करिए, मजबूत कीजिए, अन्यथा खाना पे ध्यान दीजिए। अगर गड़बड़ हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए और भी बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में संग्रहित होती है बताइए? तो हम संग्रहित की बात करेंगे तो ग्लाइकोजन के रूप में हम बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन जो है नष्ट करता है? तो HCl नष्ट करता है। कौन करता है? HCl नष्ट करता है, याद रखिएगा। तो HCl का फुल फॉर्म बताइए, चलिए कमेंट कीजिए। तब तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बताइए, ये नहीं कि पेट्रोलियम वाला हिंदुस्तान और कंप्यूटर्स लिमिटेड नहीं बता देना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, यही था ना। जैसे याद रखिएगा, क्रीमी रूप, जो क्रीमी रूप से ऐसे तो नहीं होता है घुमा हुआ एक तरह से रस्से की तरफ से, क्रीमी रूप परिशेषिका पाई जाती है तो बड़ी आंत में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे बर्मी फॉर्म बोलेंगे। ये तो बात सही है। तो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। तो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है कहाँ? बड़ी आंत में पाई जाती है। और ये पता है क्रीमी के आकार का होता है, जैसे कैसे ऐसे ऐसे घुमा रहता है, ऐसे 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 क्रीमी रूप से बना हुआ रहता है, ठीक है, उसी को बताया जा रहा है। तो ये बड़ी आंत में दिखेगी। छोटी आंत का आकार भी आपको इसी से मिलेगा, लेकिन छोटा टाइप का मिलेगा। इसलिए आपको ज़्यादा क्रीमी रूप से अगर शब्द पूछे या बर्मी फॉर्मिंग रूप से पूछे तो हम बड़ी आंत टिक लगाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे पूछेगा बर्मी रूप से, समझ जाइए। आगे चलेंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है? तो लिवर ही ना करेगा, और कौन करेगा? लिवर ही करेगा। तो मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है, तो यकृत करता है, लिवर करता है। अगर पूछे एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लिवर होती है। लिवर जो है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और भी स्तनधारी में सबसे अगर पूछ दे तो लिवर ही टिक लगाएंगे। अगर पूछे मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका भंडार कहाँ होगा? लिवर होगा, लिवर करता है, बात खत्म। सोचा है, लिवर मतलब यकृत, है ना। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। पहला तो हम लिवर समझ गए, दूसरा हम अग्नाशय पैनक्रियाज को समझ गए, ये समझ गए। अगर मान लीजिए यही इसी जगह पे पूछते पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया अगर हो जाता है मान लीजिए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो लिवर ही तो प्रभावित होगा, यकृत ही तो प्रभावित होगा, है कि नहीं? क्या प्रभावित होगा? लिवर ही प्रभावित होगा, ये भी हम जानते हैं, तो लिवर होगा। ये मैं अपने जोश से एनर्जी बढ़ाने के लिए करता हूँ, कभी कभी शब्द बोलता हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको कभी कुछ नहीं सुना सकता, क्योंकि आप मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, तो कैसे सुना सकता हूँ? आप सुना सकते हैं, चलेगा। पाचन क्रिया के समय जो है आहार नाल में जो है स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज ही तो है। अगर मान लीजिए पाचन क्रिया की बात हो रही है, डाइजेस्ट करने की बात हो रही है, डाइजेस्टिव की बात हो रही है ना, तो इस क्रिया के काम की बात करें तो क्रिया का समय जो है आहार नाल में जो स्टार्च होते हैं, हमारे आहार नाल में लार के रूप में स्टार्च होता है ना जी, उसका अंतिम अगर क्या है तो ग्लूकोज ही है ना, ग्लूकोज के रूप में होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगर और सवाल पूछे कि कॉड मछली, जो मछली का तेल हम याद करते हैं, कॉड मछली को याद रखिए। कॉड मछली के यकृत तेल कॉड के लिवर में चाहिए और यकृत में चले जाइए तो यकृत तेल उसको बोलते हैं। तो कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन डी नहीं, विटामिन होता है और विटामिन ए होता है, ठीक है। अगर पूछे ए दे दिया है, अब बताइए कि हम मछली के यकृत में पढ़ लिए, हमको समझ ही में नहीं आया, आप बताइए। तो फिर से सुन लीजिए, कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हम टिक लगा देंगे, बताइए। तो विटामिन ए, और याद रखिएगा सिर्फ विटामिन ए ही टिक नहीं लगाना है, विटामिन डी भी लगा देना है। हमेशा पढ़ते हैं विटामिन डी मिलती है मछली के तेल में, यकृत में, लिवर में मछली के तेल के, तो याद रखिएगा विटामिन ए और डी दोनों, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए आपसे गलसुआ पूछते, तो पूरा नाम सुनिए या मम्पस बोलते हैं। मम्पस या गलसुआ पैरामिक्सो बोलते हैं। तो गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाए जाने वाला बीमारी है। क्या है? वायरस द्वारा फैलाए जाने वाला मतलब विषाणु द्वारा फैलाए जाने वाला ये बीमारी है मम्पस पैरामिक्सो या गलसुआ पैरामिक्सो, जिसमें पैरो पैरोटिड ग्रंथि में सूजन हो जाता है, जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो कहाँ होने लगता है सूजन, जलन और दर्द? तो पैरोटिड ग्रंथि में होता है। क्लियर हो गए? कौन से वायरस के कारण कौन-सा वायरस फैल जाता है जिससे बीमारी हो जाती है? तो गलसुआ पैरामिक्सो याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि लैंगरहैंस की बात करते हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो पैनक्रियाज में ही तो होगा। किसमें? अग्नाशय में होगा। अग्नाशय पैनक्रियाज में होगा। तो लैंगरहैंस शब्द आए तो अग्नाशय टिक लगा के आ जाएगा, आप सही हो जाइएगा। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन्स के साथ-साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रवण होता है? तो अग्नाशय में ही तो होता है, पैनक्रियाज में ही तो होता है। तो आपसे पूछेगा कि मानव शरीर के किस अंग में हार्मोन्स के साथ-साथ पाचक एंजाइम भी जो है स्रवण होता है, निकलता है। मतलब हार्मोन्स भी और एंजाइम भी निकलता है। तो किसमें? अग्नाशय में निकलता है, पैनक्रियाज में होता है। ठीक है? याद रखिएगा। अब स्टमक की बात हो रही है, तो जैसे ही जठर ग्रंथि आएगा, तो आमाशय टिक लगा के आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो जठर ग्रंथि को ही गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं और गैस कहाँ होता है? हमारे आमाशय में होता है, स्टमक में होता है। तो आमाशय के जगह पे मान लीजिए गैस्ट्रिक ग्लैंड के जगह पे जठर ग्रंथि दे दे, है ना? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जठर ग्रंथि को ही गैस्ट्रिक ग्रंथ बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो किस अंग में पाई जाएगी? आमाशय में पाई जाएगी। तो एकदम सही हो गया। अगर मान लीजिए आपसे पूछे यकृत द्वारा, यकृत मतलब लीवर द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण या संग्रह, संश्लेषण हो रहा है मतलब प्रक्रिया हो रही है या संग्रह हो रहा है, जमा हो रहा है, किया जाता है, तो वो नाम बता देते हैं जो कि प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा होता है। तो यकृत द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो वो विटामिन विटामिन बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन के द्वारा और प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। तो या फाइब्रिनोजेन पूछते और प्रोथ्रोम्बिन बोल दे, दोनों में से एक ऑप्शन देगा तो दोनों में से एक ही ऑप्शन टिक लगाएगा, नहीं तो दोनों सही होगा। क्लियर हो गए? बीपीएससी के लिए बता दे रहा हूँ 5 ऑप्शन आए तो। मैंने टॉपिक वाइज़ इसलिए पढ़ाता हूँ कि बीपीएससी का एग्ज़ाम टॉपिक वाइज़ जिनका है वो पढ़ के जाएँगे और अगर ईएमआरएस का टॉपिक वाइज़ है टीजीटी और पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जिनका बायोलॉजी है। अगर मैं बात करूँ यकृत में उपस्थित कौन-सा पदार्थ जो है मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपेरीन यहाँ पे बता देता हूँ हिपेरीन बता देंगे। तो यकृत में उपस्थित कौन-सा पदार्थ जो है मानव शरीर में रक्त मतलब ब्लड को जमने से रोकता है, जमने से रोक देता है, तो वो रोकने वाला काम करता है हिपेरीन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक उपवास मत कीजिए, जीवन जिए। कोई ऐसी चीज़ मत कीजिए। फालतू का उपवास करने की आवश्यकता क्या है भाई? अगर दुनिया में संसार में बनाए गए नियम हैं तो थोड़े से नियम बदल सकते हैं। अगर जिनसे सक्षम नहीं है वो क्यों करना? तो ज़्यादा उपवास मत कीजिए। समय पे उपवास मन है तो कीजिए, लेकिन ज़्यादा उपवास मत कीजिए, नहीं तो किडनी का असर हो जाएगा। असर हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए समय के साथ चलिए। 1-2 दिन कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट नहीं करिए। ये सब नियम पे मत चलिएगा नहीं तो चल जाइएगा। मानव शरीर सबको नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ़ याद करवाने के लिए ये सब फन वाली बात बोलता हूँ। ये ऐसा नहीं समझिएगा, समझिएगा कि हम ही चल गए। इस तरह का बातें समझिएगा क्योंकि मैं किसी को बुरा नहीं चाहता। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो अरे भाई छोटी आँत में होगा और कहाँ होगा? छोटी आँत। क्लियर? बाहरी आवाज़ को इग्नोर करते रहिए और बम बम देखते रहिए। मानव शरीर में छोटी आँत होती है तो अवशोषण के लिए होता है, अवशोषण करता है, ग्रहण करता है ना? तो मानव शरीर में छोटी आँत क्या होती है? वो अवशोषण करती है। अगर छोटी आँत एक्टिव ना होना तो भी हानि है, क्योंकि बड़ी आँत का वैसे भूमिका नहीं है जितनी छोटी आँत की, लेकिन बड़ी भी अपना कर्तव्य निभाता है। अगर वो भी गड़बड़ाया ना तो छोटी आँत पे भार पड़ जाएगा ज़्यादा, वो भी टपक जाएगा। इसलिए दोनों के लिए तो छोटी आँत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, किसके मुताबिक? बड़ी आँत के मुताबिक। समझ गए? क्योंकि अवशोषण कोई भी चीज़ अवशोषण करता है, पाचन कर लेता है भाई। और सवाल सुनिए जी,
मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दाँत निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो मानव जो बच्चा है जन्म लेता है और जन्म जैसे लेगा 6 महीना बाद उसका दाँत निकलना शुरू हो जाता है। आपके घर में सभी के घर में बच्चे होते ही आप देखे होंगे, अवश्य देखे होंगे, तो 6 महीने में नोटिस करते होंगे। और थोड़े सवाल सुन लीजिए, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किसके द्वारा रक्त से यूरिया अलग होता है? तो भाई किडनी, टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो किस अंग के द्वारा रक्त जो है ब्लड से यूरिया पृथक होगा, अलग होगा? तो ब्रिक किडनी से। किडनी के माध्यम से ही होता है, याद रखिएगा। तो अलग करेंगे तभी तो होगा, शुद्ध होगा कैसे? अलग होगा। और इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन में कौन-सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता होती है। और जस्ता को बताइए एक और नाम से बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं बताइए? ये नहीं बताऊँगा मैं, बताइए आप। तो चलिए, अब जो मैं पॉइंट बताता हूँ अंत में वो सुन लीजिए। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्तीय मतलब सेंट्रल ठीक है, इंसाइजर दाँत निकलती है। तो मानव शिशु में सर्वप्रथम क्या निकलती है? सेंट्रल इंसाइजर दाँत निकलती है, क्योंकि आती है फिर टूट जाती है, इसलिए उसे इंसाइजर रखा गया है, सेंट्रल इंसाइजर बताया गया है। क्लियर? मध्यवर्ती मतलब बीच में निकलता है, जो कि बीच को टूट जाता है, फिर बीच को उग जाता है। बस यही जान लीजिए। ये हो गया पाचन तंत्र से खत्म। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे और जल्द ही हम 2 वीडियो और खत्म करेंगे, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र और तंत्र का तंत्र पढ़ेंगे।